नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनकी हेल्प कर सकें, उनके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आपके पास कोई भी सवाल है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? नोट कीजिए आप तरीका इस शो में शामिल होने का। आप अपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन हमें ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। साथ ही आप अपने क्वेश्चंस सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप अपने क्वेश्चंस वहां पोस्ट कर सकते हैं। इस शो को लाइव देख भी सकते हैं। ये है आपके लिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर HNI विकासपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आज के शो में ले पाएं। और जो पहला सवाल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। अमित है मुंबई से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। अमित नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्ते मैडम। मेरा क्वेश्चन ये है कि NPS और UPS के बारे में मुझे समझना था। जैसे मेरी एज 50 ईयर्स है, मैं 10 ईयर्स में रिटायर होने वाला हूँ और मैं ऑलरेडी NPS में हूँ और मेरा भी NPS का जो टोटल मतलब सम जो हुआ है वो अराउंड 54 लाख रुपीस हुआ है और ये मंथली हम 36,000 उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल विद माई कंट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। ठीक है। और 10 ईयर्स के लिए हम अभी और करेंगे क्योंकि 60 ईयर में रिटायरमेंट होगा। अभी मुझे एक ऑप्शन आया है UPS सेलेक्ट करने का। तो एक तो मेरा NPS में 54 लाख का सम है और 36,000 पर मंथ मैं कंट्रीब्यूट करूंगा 10 ईयर के लिए, तो वो मुझे फायदा करेगा या UPS जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो ले लूं जिसमें मेरा 10 ईयर के बाद जो मेरा पेंशन जो बन रहा है वो 1.5 लाख बन रहा है, जैसा कि मैंने अपना बेसिक कैलकुलेट करके देखा है। तो विच विल बी बेटर फॉर मी, बस इसके बारे में मुझे जानना था कि मुझे NPS लेना चाहिए कि UPS में स्विच कर लेना चाहिए। ओके, इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे व्यूअर्स तो आई एम श्योर ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद जानकारी भी ना हो। अब इनके पोर्टफोलियो पर जो सवाल है उस पर तो राय लेंगे ही विकास जी, लेकिन पहले तो इनके लिए इनके सवाल से क्यों लेते हुए बाकी व्यूअर्स के अंडरस्टैंडिंग के सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं कि NPS, UPS या OPS टर्म हैं क्या रेलेवेंस है इनके फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हुई, बताइए। और तीनों में डिफरेंस क्या है? क्रोनोलॉजी समझाऊंगा क्या है। ये OPS होती है ओल्ड पेंशन स्कीम। 2004 से पहले दीपाली जी हमने देखा होगा हमारे आसपास, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या बहुत सारे हमसे जो उम्र से ज्यादा लोग हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स जब करते थे तो उनको ये एक होता था कि रिटायरमेंट के बाद में उनकी एक पेंशन शुरू हो जाती थी जो उनको लाइफ लॉन्ग आती थी। और ये है ओल्ड पेंशन स्कीम। अब इसमें क्या था कि इसमें हम कुछ चूज नहीं कर सकते थे कि हम कहाँ पे हमारा निवेश जाएगा या क्या होगा। एक नॉमिनल अमाउंट कटता था पूरी जॉब के टेन्योर में और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में एक लमसम कॉर्पस थोड़ा सा जो ऑप्शन होती थी कि एम्प्लॉयज ले सकते हैं और बाकी का आपको पेंशन आना शुरू हो जाता था। ये हमने बहुत आसपास अपने पेरेंट्स के साथ देखा हुआ है जिस तरीके से होता था। 2004 में गवर्नमेंट ने जब ये OPS स्कीम बंद की और क्योंकि देखिए जैसे इंडिया आगे आगे ग्रो कर रहा है, लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ बढ़ती जा रही थी, तो गवर्नमेंट को ये लगा कि उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, फाइनेंशियल प्रेशर। और क्योंकि 2004 में अगर हम पीछे चले जाएं 20-21 साल पहले, तो उतने प्राइवेट जॉब्स या प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, तो ज्यादातर लोगों का रुझान होता था गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा कि इतना बर्डन है तो उन्होंने वो पेंशन स्कीम बंद कर दी। उसकी जगह शुरू किया NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, विच मीन्स के कंपल्सरी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा जैसे 10% और 14% एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। उससे जो पूरा टेन्योर में पैसा जमा होगा, देन आपको ये ऑप्शन दी जाती है नेशनल पेंशन स्कीम में कि आप अपना जो फंड मैनेजर है वो चूज कर लीजिए। इसमें 12-13 फंड मैनेजर्स हैं, जैसे जितने भी अगर आप पेंशन जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस फंड मैनेजर्स हैं, जनरली उसमें आपको सब मिल जाएंगे। LIC हो गया या HDFC हो गया, SBI हो गया, बड़ी कंपनी सब इसमें है। तो एम्प्लॉयर को जो है आप एम्प्लॉयर ऑप्शन देता है, आप चूज कर लीजिए कौन सा फंड मैनेजर चाहिए। और यूजुअली NPS में मार्केट लिंक रिटर्न होता है दीपाली जी। उसमें बेसिकली क्या है कि पैसा जो है थोड़ा फिक्स्ड इनकम में जाएगा और थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में जाएगा।
और जो बाजार की जो मूवमेंट रहेगी उसके बेसिस पे रिटर्न तय होगा, और उसके बेसिस पे ही रिटायरमेंट के बाद आपको तय होगा कि आपका कितना कॉर्पस क्रिएट हो गया, उसके बेसिस पे आपको एन्युटी या पेंशन मिलेगी। हालांकि इसमें एक थोड़ा प्रावधान ये भी था कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के अलावा ये प्राइवेट लोगों के पास भी ऑप्शन है अवेलेबल, या एनआरआईज के लिए भी है कि आप टीयर 1 या टीयर 2 कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं कि आप उसमें आप कर लीजिए। अब गवर्नमेंट ने 2024 में, जो कि अब 2025 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो गया, विच इज कॉल्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया। उन्होंने ये बोला कि हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपना अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं, तो जो अगर 25 साल का किसी का टेन्योर कंप्लीट होता है तो उसमें जो 12 महीने की बेसिक सैलरी रहेगी उसका 50% जो होगा वो आपको एज ए पेंशन आएगा। और ये एक तरह से एक अश्योर्ड इनकम हो गई जो आपको रिटायरमेंट के बाद में आएगी, बैक बाय गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट 18.5% का कंट्रीब्यूशन करेगी और 10% एम्प्लॉय का रहेगा। अब ये जो तीनों विकल्प है, ये वाला जो विकल्प है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी है, लेकिन इसमें प्राइवेट लोगों के लिए प्रावधान नहीं है। सो अब अमित जी ने जो क्वेश्चन पूछा, इसमें मैं उनको एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, या मैं उनको ये एडवाइस करना चाहूंगा, क्योंकि आपका 54 लाख का बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो गया एनपीएस में। नाउ एनपीएस में जो आपकी रिटर्न और पेंशन होगी वो तय करेगी कि मार्केट ने क्या रिटर्न दिया। यदि आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर हैं, जो ऑलरेडी अगर आप कर रहे हैं, पैरेलली आपने एक कॉर्पस क्रिएट किया है अपना, तो ऑब्वियसली आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मार्केट लिंक्ड हो जाएगा, यानी कि मार्केट से लिंक्ड होगा कि जैसा जैसा बाजार की परफॉर्मेंस होगी वैसा आपको रिटर्न आएगा। अगर आप यूपीएस में जाते हैं, यूपीएस में क्योंकि गवर्नमेंट ने दीपाली पोर्टेबिलिटी की ऑप्शन भी दी है कि यदि किसी एम्प्लॉय ने अभी तक एनपीएस में अपना पैसा जमा किया था और अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे यूपीएस ज्यादा बेटर लग रहा है, और क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी अगर आप देखेंगे तो 18.5% है, तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन वहां से भी ज्यादा हो जाएगा। और तीसरा क्या है, इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है यूपीएस में, कि जो इट इज इन्फ्लेशन लिंक्ड, विच मीन्स कि गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी या महंगाई बढ़ेगा, महंगाई दर बढ़ेगा, उतना वो उसको कॉम्पनसेट करेंगे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से या उनकी पेंशन को रिवीजन के हिसाब से, अगर मैं बोलूं उस तरीके से। तो अब यहाँ पे परिस्थिति ये बनती है, जैसे अमित जी ने बोला कि अगर मैं एज ए इन्वेस्टर, मैं म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रहा हूं, मैं स्टॉक्स में भी निवेश कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि मेरा ऑलरेडी एक कॉर्पस जो है मार्केट लिंक्ड हो गया है, तो देन इट इज एडवाइजेबल कि आप यूपीएस ऑप्शन लीजिए। अब उसमें दो बेनिफिट, एक जो आपको एक एश्योर्ड रिटर्न आ जाएगा या एश्योर्ड पेंशन आ जाएगी और उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। दूसरा, अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो गवर्नमेंट आपकी पेंशन को उसी हिसाब से रिवीजन भी करेगी। तीसरा, जब हम पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि अलग अलग एसेट क्लास में आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करिए, जैसे रियल एस्टेट हो गया, लिक्विड एसेट्स हो गए, गोल्ड हो गया। सो लिक्विड एसेट्स में जब आप उसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो आपका एक हो गया मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या दूसरे डायरेक्ट इक्विटी या स्टॉक्स हम बाय करते हैं। एक हो गया आपका फिक्स्ड इनकम नॉन रिस्की, जिसमें पीपीएफ आता था या फिक्स्ड डिपॉजिट्स आते हैं। ये एक बहुत अच्छा फिटमेंट है उस तरफ का जहां पे आपका रिस्क कम है, एक स्टेडी इनकम है, तो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, आपकी पेंशन आती रहेगी बेस्ड ऑन आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी हुई, आपका कॉर्पस कितना क्रिएट हो गया। तो मुझे लगता है कि अमित जी के केस में आप एनपीएस का पैसा जो है, इफ नॉट इंटायर, आप थोड़ा पैसा या हाफ मनी यूपीएस में ट्रांसफर करें, यूपीएस की किटी को थोड़ा सा बढ़ाएं, ताकि आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस और जब अच्छा बन जाए और जब आप पेंशन लें तो आपकी एक अच्छी स्टडी इनकम आना शुरू हो जाए। तो दैट इज माय टेक ऑन अमित जी क्वेरी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अमित जी को ही नहीं बाकी व्यूअर्स को भी समझाया विकास जी ने कि एग्जैक्टली होते क्या हैं यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस, और अमित जी के सवाल के हिसाब से भी सलाह दी गई है कि कौन सा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, एनपीएस या फिर यूपीएस, और दोनों के ही पर्सपेक्टिव से अलग अलग बारीकियां आपको समझाई गई हैं। उम्मीद करते हैं अमित जी आपको समझ में आया होगा। कोई और कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप अपना सवाल पूछ सकते हैं कुछ और भी। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब कुछ और क्वेरीज को करते हैं शामिल। सब्यसाची ओडिशा से कनेक्टेड हैं। सब्यसाची नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते मैम। मैम एक्चुअली मेरा एक्चुअली मंथली इन्वेस्टमेंट 60,000 के करीब है जो एसआईपीज में। तो मेरा एक्चुअली जो डिटेल्स है कि एचडीएफसी मिड कैप में मेरा इन्वेस्टमेंट है, एगेल लुइस में है,
आईसीआईसी प्रूडेंशियल में है और आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी, कैनेडा रोबेको और निपॉन में है। टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट मेरा 60,000 के करीब हो रहा है। तो मुझे एक्चुअली 15 साल में 8 करोड़ का कॉर्पोरेट चाहिए। तो वेदर ये वाला मेरा जो पोर्टफोलियो है वो ठीक है, उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा या फिर कुछ और फंड ऐड करना चाहिए? सबे साची, कुछ 4 फंड्स आपने ऐसे भी भेजे हैं जहां पर एसआईपी आपने बंद कर दी है और वहां पर 1.5-2 लाख ईच फंड में डाले हुए हैं अभी भी? एग्जैक्टली मैम, मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है वो लमसम उसका पेमेंट हुआ था। ओके। उसके बाद निपॉन में मैंने इन्वेस्टमेंट लास्ट महीने से बंद किया हुआ है, मतलब विड्रॉ मैंने नहीं किया, पर ठीक है, मैंने वो फंड बंद उसमें किया हुआ एक्यूमुलेटेड है। ओके। जी जी जी। और कमोगी की जो फंड है वो वाला भी अभी मतलब उस एसआईपी मैंने बंद किया है। पोर्टफोलियो का वैल्यू मेरा अभी करीबन 43 लाख है। अच्छा, तो आईसीआईसी प्रू कमोडिटीज जहां पर 5,000 पर मंथ आप डाल रहे हैं वो भी आप बंद कर चुके हैं, राइट? तो ये 5,000 आपने भी कहीं डिप्लॉय किए हैं जो आप इस फंड में डाल रहे थे? अभी मैंने रिसेंटली उसको थोड़ा डाइवर्ट किया है एचडीएफसी मिड कैप में, और आर भी किए हैं एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड में और एगल लुइस में। उसमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा किया है और नेक्स्ट महीने से मैंने 5% का स्टेप अप भी ऐड करवाया है। ओके ओके, ठीक है। तो पहले मैं आपका एक्टिव पोर्टफोलियो बता देती हूँ विकास जी को। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग, एडलवाइज मिड कैप, कैनरोबो ब्लू चिप इक्विटी, अभी ये 4 ही एक्टिव फंड्स हैं इनके पास। एचडीएफसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज की जो एसआईपी है वो अमाउंट इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है थोड़ा थोड़ा एचडीएफसी मिड कैप, रिटायरमेंट सेविंग्स और एडवाइज मिड कैप में। एक क्वेश्चन तो हुआ ये। दूसरा, इनकी अब 5 एसआईपीज बंद हो गई हैं जिसमें आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज हैं। आई एम श्योर इसकी भी कुछ सर्टेन वैल्यू होगी। एचडीएफसी एलएसएस टैक्स सेवर 1.5 लाख, 2,31,000 आईसीआईसी प्रो इक्विटी इन डेट, एसबीआई ब्लू चिप में 2,10,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,09,000। ये इनके एसआईपी स्टॉप होने के बाद एक्यूमुलेशन है 5 फंड्स में। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी जो एसआईपी स्टॉप हो गई हैं, जो एक्टिव एसआईपी हैं, वैल्यू है 43 लाख की। 5% स्टेप अप भी करेंगे एनुअली और 15 साल में 8 करोड़ का लक्ष्य है। अब बताइए सजेशंस। देखिए सभ्यसाची जी, एक तो आपको मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप अपने कुछ जो बंद एसआईपीज हैं कुछ फंड्स में वो आप रिवाइव करिए, और थोड़ा पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपको मैं एडवाइस करूंगा। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज आप कंटिन्यू करिए, कैनरा रुपए ब्लू चिप आप कंटिन्यू करिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो आपने सिप बंद किया है उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका 15 साल का टाइम होराइजन है। हालांकि आज की तारीख में हम बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं बोल रहे हैं स्मॉल और मिड कैप में, बट आपको ये 15 साल की जर्नी करनी है तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये 3 जो फंड्स मैंने बोले इसमें तो सिप आप कंटिन्यू करिए। दूसरा, आप आईसीआईसी प्रू जो आपका इक्विटी एंड डेट फंड है उसको आप जो है आईसीआईसी प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड में शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर विकल्प रहेगा, बिकॉज बहुत ही डायनामिकली मैनेज्ड होता है और उसका अगर आप ट्रैक हिस्ट्री देखेंगे वो भी अच्छी है। आईसीआईसी प्रू कमोडिटीज को मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईसीआईसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में आए। देखिए सेक्टर बेस्ड फंड जो होते हैं वो थोड़े से बहुत रिस्की होते हैं, बिकॉज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, बट आपको उसका टाइमिंग करना या एग्जिट एंट्री भी करनी आनी चाहिए। यदि आप कर सकते हैं तो आप थोड़ा देख लीजिए व्हेन टू एग्जिट। यदि आपको लगता है कि उसके सामने अगर कोई बेटर विकल्प है तो मुझे लगता है आईसीआईसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड लीजिए, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड का अगर आपका जो अभी टैक्स सेवर फंड आपने 2 फंड जो लिए हुए हैं, अब देखिए एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड ईएलएसएस फंड है। यदि अगर न्यू टैक्स रिजीम में आपको इसकी जरूरत नहीं है तो फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा 3 साल कंप्लीट होने के बाद एचडीएफसी टैक्स सेवर और एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड को मर्ज करें और आप इसके बदले में एक फंड स्टार्ट कर दीजिए एसआईपी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, और उसमें आप उसको मर्ज कर दीजिएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये एक बेटर विकल्प होगा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आपको पूरा स्पेक्ट्रम दे देगा बाजार का। और उसके अलावा जैसे आप एसबीआई ब्लू चिप है, एसबीआई मल्टी कैप में आप शिफ्ट कर दीजिए, तो एक बहुत ही आपका जो पोर्टफोलियो होगा हर तरह के आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, बैलेंस एडवांटेज मिलेगी, फ्लेक्सी कैप मिलेगी, मल्टी कैप मिलेगी। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। आपने कुछ 8 करोड़ का टारगेट दिया है, थोड़ा सा एग्रेसिव टारगेट है 15 साल के हिसाब से, क्योंकि जो आपकी एसआईपी चल रही है और 43 लाख का जो लमसम है, अगर मैं 14-15% की एक एजम्पशन लेता हूं तो भी आपका 6.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस क्रिएट होगा। 8 करोड़ के लिए या तो आपको 70,000 की सिप करनी पड़ेगी, या फिर थोड़ा सा टाइम होराइजन आप जो है 1 से 1.5 साल के ऊपर लेके चलेंगे तो भी आपका अचीव हो सकता है, विच मीन्स लाइक 16 to 17 ईयर्स का टाइम होराइजन आपको लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा एसआईपी का अमाउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो जो है वो ठीक है। ओके, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पर सलाह दी गई है।
कुछ फंड्स जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी है, पूरा रिस्ट्रक्चर करना है पहली चीज तो आपको पोर्टफोलियो में। रिपीट कर देती हूँ जो विकास जी ने कहा, आप ग्राफिक्स भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, आप नोट कर लीजिए चेंजेस। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, कैनरा बैंक ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, यहाँ कंटिन्यू कीजिए। निकलने की सलाह है एडवाइज मिड कैप, आईसीआईसी सुपर इक्विटी 100, एसबीआई ब्लू चिप से। कमोडिटीज फंड से आप ऑलरेडी निकल चुके हैं। नए 3 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं जिसमें आईसीआईसी प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज, आईसीआईसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज और एसबीआई मल्टी कैप है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में मर्ज करें आप एचडीएफसी एलएसएस टैक्स सेवर और एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स को। गोल की बात करें तो 6.5 करोड़ का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट करें, स्टेप अप करें या फिर टाइम होराइजन बढ़ाएंगे तो आपका गोल हासिल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अब एक और क्वेश्चन की। नितेश ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू, सोनीपत हरियाणा से। 39 ईयर्स इनकी एज है, मंथली एसआईपी चल रही है 50,000 पर मंथ की। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 10,30,000, 10 साल में 2.5 करोड़ का लक्ष्य है। 12,500 डाल रहे हैं पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में, 12,000 एसबीआई मैग्नम मिड कैप में, 11,500 एसबीआई मल्टी कैप में, 6,500 एसबीआई ब्लू चिप में, 3,000 है आईसीआईसी प्रू टेक, कैनरा बैंक फ्लेक्सी कैप में 2,000, 1,500 डाल रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। बताइए सजेशंस इनके पोर्टफोलियो को लेकर। नितेश जी, हालांकि एसबीआई वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड बहुत बड़ा फंड हाउस है, टॉप फंड हाउसेज में है, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा डाइवर्सिफाई योर फंड हाउसेज ऑल्सो। तो उसके हिसाब से आप एसबीआई मल्टी कैप में अपना सिप कंटिन्यू रखें, बाकी के 2 एसबीआई के आप फंड्स को स्टॉप करें। उसके जगह पे आप क्या करें, एचएसबीसी का वैल्यू फंड है, वैल्यू थीम होती है ये, और एक है फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। ये 2 अच्छे फंड हैं, ये 2 आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाए या एग्जिट लोड फ्री हो जाए तब आप वहां से निकल के इन फंड्स में मर्ज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड है, अगेन ये एक सेक्टर बेस्ड फंड हो गया जो कि आईटी स्पेसिफिक फंड है। उसके बदले में आप आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए, वहां पे आपको आईटी का एक्सपोजर भी मिल जाएगा, बैंकिंग का भी मिल जाएगा और दूसरे सेक्टर्स का भी मिल जाएगा, तो मोर डाइवर्सिफाइड अप्रोच हो जाएगी। लगभग 10.5 लाख का आपका जो कॉर्पस क्रिएट हो चुका है और 50,000 का एसआईपी है। मैं अगर अगेन थोड़ा एग्रेसिव लूं, 15% एजम्पशन लूं, तो 1,75,00,000 के आसपास आपका कॉर्पस क्रिएट होगा। थोड़ा सा एग्रेसिव टारगेट है। अगर आप 2.5 करोड़ अचीव करना चाहते हैं तो या तो फिर आप अपना टाइम होराइजन जो है वो 10 के बदले लगभग 13 साल तक वेट करें, या फिर आप अपना एसआईपी जो है वो 50 के बदले 80,000 तक लेके जाएंगे तो आप इजीली टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और नहीं कर सकते तो बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले एडिशनल परचेजेस या टॉपअप हम जिसको बोलते हैं वो करते रहिए। जब मार्केट गिरती है तब करेंगे तो और भी आपका बेनिफिट होगा और पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा कार्व आउट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह नितेश आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। थोड़े से बदलाव आपके पोर्टफोलियो में सजेस्ट किए गए हैं। एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रू टेक से निकलने की सलाह है। ऐड कीजिए एचएसबीसी वैल्यू, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज और आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड को। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, 2.25 करोड़ का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2.5 करोड़ का कॉर्पस अगर आपको इकट्ठा करना है 10 सालों में तो 80,000 की एसआईपी लगेगी। स्लोली बढ़ाइए आप अपने एसआईपी को, स्टेप अप कीजिए अपने गोल को हासिल करने के लिए, या फिर अपना टाइम होराइजन बढ़ा दीजिए। 10 साल की जगह अगर 13 साल का समय देंगे तो भी अपने गोल को हासिल कर लेंगे। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन फंड हाउसेज में भी रखें कैटेगरीज के साथ साथ। ये एक जेनरिक सजेशन है जो हमेशा हमारे व्यूअर्स को हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ विकासपुरी बने हुए यहाँ पे क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस और सवाल लेते हैं। मोहम्मद हुसैन का, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हुसैन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए माफी चाहेंगे, हुसैन हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। ईमेल के थ्रू उनका सवाल जो हमें डिटेल्स मिली थी उनको मेंशन कर देते हैं। उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि 49 ईयर्स इनकी एज है, मंथली एसआईपी है 12,000 की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 4 लाख। 11 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे जानना चाहते हैं। 8,000 की एडिशनल एसआईपी भी इनको करनी है, किस फंड में करें जानना चाहते हैं। तो टोटल एसआईपी इनकी फिर 20,000 की हो जाएगी 11 ईयर्स के होराइजन के साथ। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज 5,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ है पीजीएम फ्लेक्सी कैप में और एक्सेस स्मॉल कैप में 1,000। छोटा क्वेश्चन, छोटा पोर्टफोलियो, बताइए सजेशंस विकास। देखिए हुसैन जी, आप 2 नए फंड जो ऐड करना चाहते हैं तो आप एसबीआई का मल्टी कैप और कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है वो ले लीजिए। 4-4 हजार दोनों फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा शायद अलग अलग गोल प्लान किया, उसके हिसाब से बताया। तो अगर आप 20,000 की सिप करते हैं 11 साल के लिए
तो आपका बीच में आपने एक क्वेरी ये भी दी हुई है कि 5,000 का सिप करेंगे लेकिन केवल 5 साल के लिए करेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले आप 20,000 की जो सिप कर रहे हैं 5 साल के लिए, तो रफली 23 लाख के आसपास आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। और यदि आप मान लीजिए पैसा नहीं निकालते हैं कुछ और जर्नी कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे आप 15,000 की सिप कंटिन्यू करते हैं फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, तो रफली 60 लाख के आसपास का आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। मैंने 12% पे ये कैलकुलेशन ली है। अगर पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा रिटर्न देगा तो थोड़े ज्यादा कॉर्पस की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर और आपके फंड चॉइसेस को लेकर। 2 नए फंड्स आपको सजेस्ट भी किए गए हैं, जिसमें एसबीआई मल्टी कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है। आप 4,000 ईच डाल सकते हैं, बाकी फंड्स आपके सही हैं। ये सजेशन आपके लिए। रही बात आपके गोल की, तो 5 इयर्स में 23 लाख, 11 इयर्स में 60 लाख का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रही आपके लिए सलाह। अजीत का सवाल लेंगे, ईमेल के थ्रू भेजा है। 10,000 की मंथली एसआईपी है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 25 लाख। 10 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, जानना चाहते हैं। बंधन स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप 2,000 ईच डाल रहे हैं सभी फंड्स में। साथ ही इनकी एक वाइफ का भी पोर्टफोलियो है, जहां पर मंथली एसआईपी 8,000 पर मंथ की है। 20 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू यहाँ भी है। 10 साल में कितना कॉर्पस हो पाएगा, जानना चाहते हैं दोनों ही पोर्टफोलियोज का। 5 लाख का वाइफ के पोर्टफोलियो में लमसम इन्वेस्टमेंट भी करनी है। एक्टिव पोर्टफोलियो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, बंधन स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप। बताइए दोनों पोर्टफोलियोज पर आपकी राय। देखिए अजीत, फैमिली लेवल पे जब आप बात कर रहे हैं तो आपका और आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो जो है ओवरलैप कर रहा है, तो वहां मैं थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए सजेस्ट करूंगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपका पोर्टफोलियो देखूं तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई स्कीम्स की चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप एज इट इज कंटिन्यू करिए। आर्या जी के लिए आप क्या करिए, मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है उसकी जगह मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए, तो मिड कैप आपके पास रहेगा और उनके पास थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। आप बंधन स्मॉल कैप कंटिन्यू रखिए, लेकिन आर्या जी के लिए आप एसबीआई का स्मॉल कैप ले सकते हैं, थोड़ा वो डाइवर्सिफिकेशन वहां पे हो जाएगा। आप आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप के बदले में आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ले लीजिए, तो वो एक बेहतर वो रहेगा। आपने जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ये जो मैंने 4 फंड्स बोले आर्या जी के लिए, इसमें ही आप एडिशनल परचेज इमीडिएटली कर दीजिए, क्योंकि आपका सिप चल रहा है, तो कोई मार्केट की गिरावट भी होगी तो आपके सिप्स उसको हैंडल कर देंगे। 10 साल का आपने जो टाइम होराइजन बताया, अगर आपके कॉर्पस की बात करें 10,000 का, मैं 12% के एजम्पशन से ले रहा हूँ और 25 लाख का आपका कॉर्पस क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, लगभग 1 करोड़ के आसपास का आपका पोर्टफोलियो 10 साल में बन जाएगा। वहीं आर्या जी का जो आपने 5 लाख बोला है कि अगर ये नया इन्वेस्ट करते हैं, 20 लाख उनका ऑलरेडी बन चुका है और प्लस 8,000 की सिप, ये सब मिला के लगभग 95 लाख के आसपास, तो कुल मिला के लगभग 2 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप इजीली देख सकते हैं यहाँ से। और अगर आप अपने सिप बढ़ाएंगे, अमाउंट बढ़ाएंगे, तो एक इससे ज्यादा बड़ा कॉर्पस भी बन सकता है। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो 1 करोड़ का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे। फंड सिलेक्शन बढ़िया है, थोड़े बदलाव सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में आप चेंजेस कर सकते हैं। 95 लाख यहाँ भी इकट्ठा हो पाएंगे। ये आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो का राय है, यानी कंसोलिडेटेड बेसिस पे लगभग 2 करोड़ की राशि आप इकट्ठा कर लेंगे। वाइफ के पोर्टफोलियो में जो चेंजेस हैं वो नोट कर लीजिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से निकले, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप पिक करें, बंधन स्मॉल कैप से निकले, एसबीआई स्मॉल कैप में निवेश करें, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप से निकले और आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज में आप निवेश करें। तो ये है सलाह, बाकी आप इन्वेस्टेड रहिए अपने इस पोर्टफोलियो में। पूछ लेते हैं अब विकास जी के टॉप 4 फंड्स। विकास जी बताइए क्या चॉइसेस आपकी है। दीपाली जी, आज के दौर को देखते हुए, मार्केट्स को देखते हुए, मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी, एसबीआई मल्टी कैप, एचएसबीसी वैल्यू फंड, प्योर स्मॉल कैप, प्योर मिड कैप नहीं सजेस्ट कर रहा हूं अभी, बट ऐसा नहीं है कि उसका एक्सपोजर नहीं है। आपको मल्टी कैप स्ट्रेटजीज में आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में भी स्मॉल एंड मिड कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। ये इस तरह के थीम्स के साथ अगर पोर्टफोलियो को अपना शुरू करता है तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। ओके, तो ये रहे विकास जी के टॉप 4 फंड्स, आपके स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई मल्टी कैप और एचएसबीसी वैल्यू। थैंक यू विकास जी शो में आने के लिए, टॉप 4 फंड्स के साथ साथ क्वेरीज को भी आंसर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।